बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, तो क्लास को बहुत केयरफुली आप लोग देखना। कंसेप्ट क्या है वो देखो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक है कंपनी X और एक है कंपनी Y। X कंपनी इज परचेजिंग द बिजनेस ऑफ Y कंपनी। X कंपनी जो है वो Y का बिजनेस परचेज कर रही है, इंक्लूडिंग इट्स गुडविल। ठीक है, तो जो बिजनेस परचेज कर रही है वो बिजनेस गुडविल सहित परचेज करेगी। Y कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो भी X होगा, X के लिए होगा, और Y के जो कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, वो सारे भी X कंपनी को मिल जाएंगे। तो इसको क्या पे करना पड़ेगा? X कंपनी हैज़ टू पे फॉर गुडविल ऑफ Y कंपनी। Y कंपनी की जो भी गुडविल है उसके लिए X कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, और इसके लिए पेमेंट के लिए हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, ये सब काम हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हमने देखा था कि हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। ठीक है, हम लोगों ने एवरेज मेथड डिस्कस किया था, और साथ में हमने वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं एवरेज मेथड के अंदर, वो पॉइंट्स हम क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट मेथड हम लोग जो सुपर प्रॉफिट है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सर हम लोग फिर आज एवरेज के अंदर और क्या करने वाले हैं वो देखो। तो देखो, सबसे पहले तो एक्स जो वाई कंपनी है, हमने वाई कंपनी को पूछा था कि भाई प्रॉफिट कितने हैं आपके पिछले 3-4 साल के, ताकि उनके बेस पे हमें पता चल सके कि फर्म कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। दैट मीन्स कितनी गुडविल है। गुडविल का सीधा सीधा रिलेशनशिप अकाउंटिंग के अंदर किस बात से होता है? प्रॉफिट से होता है। अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है मतलब वो गुडविल है, अगर अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं कंपनी को, दैट मीन्स गुडविल नहीं है। तो सीधा सीधा फंडा है प्रॉफिट्स के साथ में। तो वाई कंपनी को हमने जब प्रॉफिट पूछे तो पिछले सालों के प्रॉफिट्स इस तरह थे उसके। ठीक है, पिछले 4 साल के प्रॉफिट ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। उसके बाद में हमने क्या किया था इन प्रॉफिट्स का? सर टोटल कर लिया था हमने। टोटल कितना हो गया? 5,30,000। और एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 4। तो ये कितना आया? तो ये प्रॉफिट्स आ गए 1,32,500 एवरेज प्रॉफिट्स वाई कंपनी के। फिर हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की थी कि एवरेज प्रॉफिट होंगे इनटू कितने साल तक होंगे। तो मान लो 2 ईयर्स, ये 2 ईयर्स क्या था? NYP। तो ये प्रॉफिट्स आपके आ गए 2,65,000। सॉरी, गुडविल की वैल्यू आ गई आपकी 2,65,000। पॉइंट क्लियर है? एकदम सिंपल सा था। ये सब काम हम लास्ट क्लास में कर चुके थे कि जितने साल के प्रॉफिट्स दिए हुए उनको हमने एवरेज किया। एवरेज प्रॉफिट्स कितने साल तक मेंटेन होने वाले हैं, कितने साल तक यही प्रॉफिट आएंगे अगर गुडविल परचेज करें, तो ये प्रॉफिट्स आएंगे अपने को 2 ईयर्स तक। दैट मीन्स 2,65,000 गुडविल की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बच्चों आज की क्लास में हम लोग ये समझने वाले हैं कि ये जो प्रॉफिट्स हैं क्या वो एकदम सही प्रॉफिट्स हैं? क्या ये जो 4 साल के प्रॉफिट्स बताए वाई कंपनी ने वो एकदम सही है, या इनके अंदर कुछ मिलावट है? सर क्या किस तरह की मिलावट की बात कर रहे हो? बेटा जैसे देखो, कुछ चंद पैसों के लिए दूध वाला दूध के अंदर मिलावट करता है, सुनार सोने में मिलावट करता है, और एक व्यापारी टैक्स चोरी करने के लिए सेल्स परचेज के डाटा में मिलावट करता है। इसी तरह अगर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज करना हो तो इन प्रॉफिट्स के अंदर भी क्या पता कुछ मिलावट हो सकती है। राइट और रॉन्ग? तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग इन प्रॉफिट्स की मिलावट को दूर करने वाले हैं, मिलावट को हम लोग हटाने वाले हैं। इन प्रॉफिट्स के अंदर कुछ अशुद्धियां हो सकती है। सर किस टाइप की अशुद्धियां हो सकती है, किस टाइप की मिलावट हो सकती है, वो सब बात हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इन प्रॉफिट्स के अंदर अगर कुछ मिलावट है
तो उसको हम लोग कैसे हटाने वाले हैं। ठीक है, ये डाटा मैं हटा रहा हूं। अब देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं यहाँ पे जो लिखे हैं वो मान लो ये वाई कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट्स बता दिए, या फिर हमने जब वाई कंपनी की फाइनल अकाउंट्स चेक की तो फाइनल अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें पिछले 4 साल के प्रॉफिट मिल गए। जो प्रॉफिट्स हमारे सामने लिखे हुए पड़े हैं, ठीक है, ये 4 साल है और इनके चारों साल के प्रॉफिट्स वाई कंपनी ने अपने को बता दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं, हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ये जो वाई कंपनी ने प्रॉफिट्स बताए, वाई कंपनी कह रही है कि हमारे को यहां पे 1,10,000 के प्रॉफिट हुए या यहां पे 1,80,000 के प्रॉफिट हुए। मैं उसको सीधा सीधा एक बात बोलता हूं, मैं एक्स कंपनी की तरफ से मैं एक बात बोलता हूं कि भाई ये तुम्हें जो प्रॉफिट हुए वो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं गुडविल तुम्हारी परचेज कर लूं तो क्या ये सेम प्रॉफिट मुझे होने वाले हैं कि नहीं होने वाले? सेम मतलब ऑन एन एवरेज, सेम का मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, बट ऑन एन एवरेज क्या हमारे को भी यही प्रॉफिट होने वाले हैं? जैसे ऑन एवरेज कितना निकाला था हमने? 132,500, 1,32,500 का। तो भाई लगभग 1,25,000, 1,30,000 के प्रॉफिट्स क्या हमें भी होने वाले हैं? अगर उतने प्रॉफिट होने वाले हैं हमें, तो हम आपको उतनी गुडविल का वैल्यू देने के लिए तैयार है। 2 साल 3 साल एनवाईपी जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग पैसे देने के लिए तैयार है। बट ये श्योरिटी नहीं है कि ये प्रॉफिट्स मेंटेन होंगे। ये एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये प्रॉफिट मेंटेन नहीं होंगे। तो सर मेंटेन कौन से प्रॉफिट्स होंगे, वो हम लोग अभी निकालना सीखने वाले हैं। सर कैसे निकालेंगे वो लोग प्रॉफिट्स? तो देखो, इनके अंदर, इन प्रॉफिट्स के अंदर कुछ अशुद्धियां हो सकती है, कुछ इनमें दिक्कतें हो सकती है। उन दिक्कतों को अगर हम लोग हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। जैसे देखो, एकदम इसमें सिंपल सा फंडा बताता हूं। 2018 की बात है, 5 सितंबर का दिन था और जो वाई कंपनी का मालिक है वो कहीं पार्क में घूमने गया था और उसको वहां पे एक बैग मिल जाता है पार्क के अंदर, और उस बैग को जब वो ओपन करता है तो उसके अंदर 50,000 का कैश मिल जाता है। तो वो मालिक बड़ा खुश हुआ। उस मालिक ने वो पैसा ला करके वो बिजनेस के अंदर डाल दिया। मालिक ने वो पैसा बिजनेस का ही मान लिया। मालिक ने कहा ये बिजनेस का मुझे प्रॉफिट हो गया है, 50,000 का प्रॉफिट हो गया है। और वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1,80,000 जो है, उसमें 50,000 कौन सा इंक्लूड है? जो मालिक को वो लॉटरी लग गई थी, वो पैसा जो उसको मिल गया था, वहां पे खजाना हाथ लग गया उसके। तो मुझे ये बताना, क्या गुडविल खरीदने के बाद में एक्स कंपनी का जो मालिक है, क्या वो भी पार्क में जाएगा? सर जा सकता है, लेकिन क्या गुडविल आने के साथ पार्क में जाने पे वो खजाना फिर से मिलेगा? वो 50,000 का प्रॉफिट फिर से हर साल होने वाला है? अब बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, वो प्रॉफिट नहीं होने वाला है। वो प्रॉफिट नहीं होने वाला है, इसका मतलब वो जो प्रॉफिट, वो जो गेन था, वो जो इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट है, वो एक तरह की इस अशुद्धि है, वो एक तरह की मिलावट है। उस मिलावट को मुझे यहां से निकालना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे प्रॉफिट कितने मेंटेन होंगे। मैं जिस बिजनेस की गुडविल परचेज कर रहा हूं, वाई कंपनी का काम क्या है? वाई कंपनी रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करती है, तो गारमेंट्स से कितना प्रॉफिट कमा रही है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इधर उधर की चीजों से क्या कमा रही है, क्या उसको नुकसान हो रहे हैं, उनमें गुडविल का कोई रोल नहीं है। उसकी गुडविल से गारमेंट सेल होते हैं, कपड़े बिकते हैं, तो कपड़े के बिजनेस की गुडविल मुझे चाहिए, मुझे दूसरी चीजें नहीं चाहिए। तो सीधा सीधा पॉइंट क्या है, मुझे ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो गुडविल खरीदने से मुझे मेंटेन होने वाला है, मेरे को वो प्रॉफिट आने वाला है। तो मैं वो प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। तो अब मुझे बताना, ये जो आपने देखा, ये जो वाई कंपनी ने 50,000 का प्रॉफिट 2018 में जोड़ के रखा हुआ है, ये प्रॉफिट अगर मुझे नहीं मेंटेन होने वाला, मुझे नहीं आने वाला, तो मैं इस प्रॉफिट को एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे? सर हाँ, लेस कर दो।
यहाँ पे ऐड हो रखा है 50,000, 50,000 को सर लेस कर दो ये, और इसको हम नाम बोलते हैं क्या, एबनॉर्मल गेन। सर एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं, ऐसे गेन जो रेगुलर बिजनेस से नहीं होते हैं, नॉर्मल बिजनेस से नहीं होते हैं, और किसी साल हो जाता है किसी साल नहीं होता है, ऐसे गेन को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल गेन्स। तो यानी कि सर कोई भी एबनॉर्मल गेन होगा किसी भी साल के अंदर, तो उसको हम लोग वापस से लेस कर देंगे प्रॉफिट्स में से, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरे को 1,30,000 के प्रॉफिट्स होने वाले हैं, मुझे ये सारे प्रॉफिट मेंटेन नहीं होने वाले हैं। सर क्या क्या गेन हो सकते हैं, देखो एक तो जैसे देखा लॉटरी टाइप का कुछ हो गया, एक हम लोग लेके गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और है इंश्योरेंस क्लेम्स रिसीव्ड। ठीक है, अगर कोई भी इंश्योरेंस क्लेम मिला है किसी ईयर के अंदर, तो वो क्लेम हर साल नहीं मिलने वाला है आपको, तो वो प्रॉफिट आपका मेंटेन नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखना, अभी एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं हम लोग। ये ईयर है मान लो 2017, 2017 के अंदर वाई कंपनी बिजनेस कर रही थी, अच्छे से चल रहा था बिजनेस, बहुत प्रॉफिट्स हो रहे थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ, आग लग गई, फायर हो गई। ईयर एंड होने से एक महीने पहले क्या लग गई, वाई कंपनी के अंदर आग लग गई, आग से 70,000 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस ऑफ 70,000। अब देखो ये जो 70,000 रुपए का नुकसान हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि वाई कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं ले रखा था। बिजनेस के अंदर आपको इंश्योरेंस लेना होता है, लेकिन वाई कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं ले रखा था, तो इंश्योरेंस का कुछ भी अमाउंट नहीं रिसीव हुआ, पूरा 70,000 का लॉस वाई कंपनी को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना पड़ा। तो अब मुझे आप लोग ये बताना कि वाई कंपनी के जो प्रॉफिट्स है 2017 के, उसमें 70,000 रुपए क्या हो चुके हैं, लेस हो चुके हैं। अब मुझे ये बताओ, फायर जो लगी, क्या ये गुडविल के कारण है? सर प्रॉफिट तो अच्छे भले कमा रहे थे, 1,60,000 के प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन एक आग लगी और प्रॉफिट सीधे रिड्यूस हो गए। तो बताना इसके अंदर वाई कंपनी की क्या सेल कम हुई, वाई कंपनी ने क्या गुड्स नहीं बेचे, उसके कस्टमर ने रेगुलर परचेज किया कि नहीं किया? सर बिल्कुल किया, लेकिन प्रॉफिट कम क्यों हो गए, आग लगने के कारण। तो इसका मतलब यहाँ पे गुडविल की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम लोग जब गुडविल परचेज करेंगे तो क्या ये आग भी, फायर भी साथ में आएगी? सर गुडविल वाई कंपनी की खरीद ली तो अब आपके भी फायर लगती रहेगी। तो पहली बात तो फायर लगनी नहीं है, और अगर फायर लग भी जाएगी तो हम लोग इंश्योरेंस करवा के चलते हैं, एक्स कंपनी इंश्योरेंस करवा के चलती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो लॉस हुआ वाई कंपनी को, ये एक्स कंपनी को रिपीट नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब सर इसका इफेक्ट हटा दें फिर? हाँ बेटा बिल्कुल हटा देंगे इसका इफेक्ट। यानी कि अगर आग नहीं लगती तो वाई कंपनी 2017 में कितने प्रॉफिट कमाती? सर 70,000 ऐड करो, 1,60,000 रुपए कमाती। वो प्रॉफिट मेंटेन होने वाला है हमारे को, आग नहीं लगने वाली है। लगेगी हम लोग इंश्योरेंस लेके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, तो ये क्या है सर, ये कौन सा लॉस है? ये है बेटा एबनॉर्मल लॉस। तो जितने भी एबनॉर्मल लॉस हो रखे, उन एबनॉर्मल लॉसेज को वापस से क्या कर देंगे, ऐड। तो लिखो ऐड एबनॉर्मल लॉसेज। और सर एबनॉर्मल लॉसेज के एग्जाम्पल क्या क्या है? तो लिखो फटाफट से। तो क्या क्या है? लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पेमेंट ऑफ वीआरसी यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। तो ये सारे आपके एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं जिनका रेगुलर आपको पेमेंट नहीं करना होता है। अगर ऐसा कुछ आपने पेमेंट किया है तो ये पेमेंट आपका क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आएगा, जिसको हम लोग वापस से ऐड बैक कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी था सर 70,000 रुपए का अमाउंट था ना, तो 70,000 ऐड कर देंगे। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग और ऐड कर लो, यहाँ पर इसके अंदर एबनॉर्मल गेन के अंदर एक पॉइंट और ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमने क्यों लिया है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका इन्वेस्ट कितना पैसा कर रखा है उसके ऊपर होने वाला है, गुडविल का कोई रोल नहीं है। हाँ कोई कह सकता है कि सर ये एबनॉर्मल आइटम नहीं है, ये नॉर्मल आइटम हो सकता है, बट इसमें गुडविल का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको भी लेस कर देंगे। उसके बाद में और क्या करने वाले हैं,
और क्या अशुद्धियाँ हो सकती है, तो वो देखना और क्या अशुद्धियाँ है। अच्छा, ये आपको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं आपको मैं एकदम फेयरली जो है स्क्रीन पे दे दूंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अभी नोट करने का जरूरत नहीं है आपको, आप खाली पॉइंट समझो, ठीक है। अब मैं ये पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट हटा रहा हूं एक बार। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कुछ कंपनीज का पॉलिसी होती है, वो अपने स्टॉक को या तो बढ़ा करके या घटा करके दिखाती है, ओवर वैल्यू करती है, अंडर वैल्यू करती है। अब देखो, स्टॉक को ओवर वैल्यू करे या अंडर वैल्यू करे, प्रॉफिट पे उसका इफेक्ट आने वाला है। तो प्रॉफिट पे अगर इफेक्ट आ रखा है तो हमें उसको नलिफाई करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा, ताकि हमें सही प्रॉफिट पता चल सके। पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ सर, पॉइंट क्लियर है। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, और मान लो यहाँ पे है, कुछ ना कुछ एडजस्ट करना है, यहाँ पे करना है 2017 के अंदर। तो अब मुझे बताओ कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसको अगर इफेक्ट को हटाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। देखो, सिंपल सा फंडा है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 50 दिखाना था, आपने +5 10% इंक्रीज करके दिखा दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर वैल्यूएशन। 50 की जगह 55 दिखा दिया, दैट मीन्स 5000 ओवर वैल्यूएशन हो रखा है। तो 5000 ओवर वैल्यूएशन हो सका है, तो प्रॉफिट के अंदर भी, ये जो प्रॉफिट है जीपी, इसमें भी ओवर वैल्यूएशन हो रखा है आपका 5000 का। तो सर ये हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करो, 5000 से प्रॉफिट को रिड्यूस करो। तो यहां पे रिड्यूस करूंगा 5000 का प्रॉफिट, ये इफेक्ट हट गया। सिंपल सा है फंडा। अब उसके बाद में एक और पॉइंट आता है कि जो ये क्लोजिंग स्टॉक है 2017 का, वही तो 2018 का ओपनिंग बनने वाला है। तो अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड है, तो 2018 का ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड होगा, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल होगा। तो ओवर वैल्यूएशन अगर ओपनिंग स्टॉक का हो रखा है, तो उसका इफेक्ट आएगा रिवर्स, ये 5000 कर देंगे ऐड। सर ये कैसे? देखो, ये तो हो गया रटने वाला तरीका कि क्लोजिंग अगर लेस हो रखा है तो ओपनिंग ऐड कर देंगे। और अब आप इसको समझ भी सकते हो, ये यहां से 5000 क्लोजिंग जो बढ़ा था 55, तो यहां ओपनिंग में 55 आ गया। अब ओपनिंग आपका कोस्ट में काउंट हो जाता है, डेबिट साइड में आता है, ओपनिंग कोस्ट में काउंट हो जाता है, यानी 5000 से कोस्ट बढ़ गई, तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो रखे। सही करने के लिए उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो अपने ऑपोजिट इफेक्ट देख लेंगे। और सर अगर ओपनिंग पहले गिवन होता तो क्लोजिंग पिछले साल का रिवर्स इफेक्ट कर देते, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ओपनिंग गिवन है तो उसके पिछले वाले साल में ओपनिंग यहाँ पे है, तो अपने आप ही क्लोजिंग यहाँ होगा, क्लोजिंग के अगले साल में ओपनिंग, ये इफेक्ट दोनों जुड़े हुए हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर खाली क्लोजिंग दे रखा है, तो ओपनिंग नेक्स्ट ईयर के अंदर अपने आप करना है, और क्लोजिंग ओपनिंग दे रखा है तो क्लोजिंग पिछले साल में अपने आप आपको करना है, ठीक है। तो एक एडजस्टमेंट जब आएगा तो साथ में दूसरा वाला ऑटोमेटिक होगा। और एक और खास बात इस एडजस्टमेंट की कि इस एडजस्टमेंट के कारण टोटल प्रॉफिट पे, एवरेज प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, बशर्ते 2019 का अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू हो रखा है तो उसका इफेक्ट अगले साल आएगा नहीं। दैट्स वाई इसका इफेक्ट ओवरऑल प्रॉफिट पे पड़ने वाला है, अदरवाइज इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है आपको। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, बढ़ा रखा है प्रॉफिट को, लेस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, लेस कर रखा है, मतलब अब प्रॉफिट बढ़ा दो वापस से, और ओपनिंग में रिवर्स इफेक्ट। देखो बच्चों, और क्या क्या अशुद्धियां हो सकती है। तो एक अशुद्धि ये भी होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी कभार ऐसी गलती भी होती है, जैसे मैंने परचेस तो किया क्या, एक मशीन, ठीक है, ये मशीन मैंने परचेस की, और ये जो मशीन को मैंने गलती से मशीनरी रिकॉर्ड नहीं करके इसको मैंने कर दिया रिपेयर में रिकॉर्ड, रिपेयर डेबिट हो गया गलती से। तो अब बताना, रिपेयर यानी कि जनरल एक एक्सपेंस हो गया नॉर्मल, जो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, जबकि अगर मशीन होती तो वो एसेट में जानी चाहिए थी, डेप्रिसिएशन उस पर काउंट होना चाहिए था। तो गलती क्या हो गई, रिपेयर डाल दिया फालतू का। तो रिपेयर नाम का खर्चा आने से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मशीन की वैल्यू कितनी थी, 50,000, तो मेरा प्रॉफिट 50,000 से रिड्यूस हो चुका है।
तो सबसे पहले तो मैंने जिस साल में मशीन खरीदी थी, मान लो 2016 में ही खरीद ली थी, तो यहाँ मैं 50,000 ऐड करूंगा। क्यों ऐड किया? क्योंकि रिपेयर का चार्ज फालतू दिखा रखा है, उसको अभी हटाना है, तो 50,000 प्रॉफिट बढ़ा दो। उसके बाद में जब आपने रिपेयर दिखाया, मशीन सो ही नहीं की, तो सीधी सी बात है कि मशीन पर डेप्रिसिएशन भी काउंट नहीं हुआ होगा, तो मशीन पर डेप्रिसिएशन अब हम लोग लगाना पड़ेगा। तो इसके साथ में ये तो ऐड हो जाएगा, और इसके साथ में ही एक और इफेक्ट आएगा, लेस डेप्रिसिएशन। अब से हम डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज कर देंगे, जब से परचेज की सी तब से लेकर के। तो यहाँ डेप की सर रेट जो गिवन होगी अपने को, उस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन से, WDV है तो WDV से, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, इसका एकदम ऑपोजिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। किया था छुटपुट कोई खर्चा रेवेन्यू टाइप का, लेकिन गलती से लिख दिया उसको कैपिटल में। तो सबसे पहली तो देखो, मेरा कुछ हुआ था, मान लो जनरल एक्सपेंस, लेकिन उसको मैंने कहाँ डाल दिया, मैंने उसको डाल दिया मान लो कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर नाम की एसेट है, वो इंक्रीज हो गई, जबकि जाना चाहिए था जनरल एक्सपेंस में। तो सबसे पहले तो हम जनरल एक्सपेंसेस में डालेंगे, दैट मीन्स जिस साल का खर्चा है उस साल के प्रॉफिट हो जाएंगे रिड्यूस। ये तो इसका एकदम ऑपोजिट इफेक्ट आएगा। उसके बाद में अगर कंप्यूटर पे हम लोग डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, तो आपने कंप्यूटर खरीदा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है। जब आपने कंप्यूटर रिकॉर्ड किया जनरल एक्सपेंस को, तो आप डेप चार्ज कर चुके हो ऑलरेडी, लेकिन अब आपने कंप्यूटर हटा दिया है बुक से, तो उसका जो डेप्रिसिएशन आपने लेस कर रखा है, उस डेप्रिसिएशन को भी वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को। जिस ईयर के अंदर लेस किया हुआ है उन सारे ईयर के अंदर एग्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, बस लेस नहीं करना प्रॉफिट में, ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि आपने गलत डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है, तो अब आप उसको ऐड कर दोगे वापस से। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ आपको। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग इसमें लेस करेंगे पार्टनर्स एक्सपेक्टेड रिम्यूनरेशन। सर ये क्या है? देखो पार्टनर्स भी हैं, वो फर्म की गुडविल मेंटेन करने में, उसको बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर बाकी सब एम्प्लॉयज वगैरह के खर्चे तो लेस कर देते हैं, लेकिन पार्टनर्स के खर्चे लेस नहीं हो रखे होते हैं। तो जब बायर सेलर बैठता है आमने सामने, तो वो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो सकता है कि इतना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आपने चाहे चुकाया या नहीं चुकाया, हम लोग मान के चलेंगे कि पार्टनर्स का भी इतना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होना चाहिए था। तो वो जो रेवेन्यू है वो इसमें लेस हो नहीं रखा है। सर इसमें सैलरी लेस नहीं किया वर्कर्स की, वो ऑलरेडी लेस है, लेकिन पार्टनर्स का जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो लेस हो नहीं रखा है, हम लोग उसको लेस कर देंगे। तो अगर कुछ भी ऐसा बोला हुआ है तो लेस करेंगे। कहाँ से लेस करेंगे? ये वाली आइटम आपकी हर जगह लेस होगी सब प्रॉफिट्स के अंदर, क्योंकि पार्टनर को रिम्यूनरेशन खाली 16 का नहीं देना, 17, 18, 19 सब जगह मिलेगा। उसके बाद में एक और पॉइंट है, वो भी सब जगह लेस कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेंसेस। इसके एग्जांपल है मैनेजमेंट कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। अगर ऐसा कुछ लगता है कि फ्यूचर के अंदर मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ने वाली है, तो अब देखो सीधी सीधी बात है कि अगर 1,10,000 के प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो अगर मुझे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मैनेजमेंट कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, या इंश्योरेंस प्रीमियम इस कंपनी ने नहीं लिया था लेकिन हम लोग इंश्योरेंस लेने वाले हैं, तो इंश्योरेंस का 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला है, तो फिर ये प्रॉफिट मेंटेन कितने हो पाएंगे? सर 5,000 रिड्यूस होकर के मेंटेन हो पाएंगे। तो इसलिए इसको भी ऐसा कोई भी खर्चा है जो फ्यूचर के अंदर होने वाला है, इन प्रॉफिट्स के अंदर लेस हो नहीं रखा है, तो उसको हर साल के अंदर लेस कर देंगे। सर क्या पता सर 5,000 की इंश्योरेंस हो या फिर 6,000 की हो, तो देखो एक्चुअल में कितनी होती है उससे मतलब नहीं, लेकिन बायर सेलर के बीच में एग्री हो जाता है कि 5,000 की इंश्योरेंस का खर्चा, जो बायर है गुडविल खरीदने वाला वो बोलता है कि 5,000 मैं तो इंश्योरेंस का खर्चा मान के चलूंगा, तो सेलर कहता है कि ठीक है तुम 5,000 इसको मान लो, तो ये 5,000 रिड्यूस कर दो, उसके बाद जो बच्चे प्रॉफिट है उसका मुझे पैसा, उसकी गुडविल मेरी होगी। ठीक है, तो ये सब लेस करने के बाद में जो प्रॉफिट्स आते हैं उसको या तो हम बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स
या फिर हम लोग बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो ये जो भी एड लेस करके प्रॉफिट्स आए, ये मेरे अब प्रॉफिट्स हैं। कौन से वाले प्रॉफिट? बिना मिलावट वाले प्रॉफिट्स। ये जो प्रॉफिट्स आए, ये वो प्रॉफिट्स हैं जो मुझे मेंटेन होने वाले हैं गुडविल परचेज करने के बाद में। तो मैं गुडविल के पैसे इन्हीं प्रॉफिट्स के बेस पे दूंगा। तो अब देखो सर, फिर ये कौन सा नया मेथड हो गया? मेथड वही है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, बट जो ये प्रॉफिट्स थे वो सही नहीं थे, उनमें कुछ मिलावटें थी, कुछ अशुद्धियां थी, उनको मैंने सही किया ताकि मुझे पता चले कि मेरे मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कितने हैं, मुझे कितने प्रॉफिट्स आ सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो ये वाले जो प्रॉफिट्स हैं वो अशुद्धियां हटे हुए प्रॉफिट्स हैं, जिनको हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स बोलते हैं। अब ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को मैं टोटल करके एवरेज निकालूंगा और फिर वही नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल अपने पास आ जाएगी। तो बच्चों एक बात आप लोग अच्छे से समझ लो कि जो प्रॉफिट्स उसने बताए वो प्रॉफिट्स हमें एग्जैक्टली मेंटेन होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ उसमें दिक्कतें हो सकती है, वो दिक्कतें जो हटाते हैं उसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, और ये बहुत जरूरी काम होता है, अपने को करना पड़ेगा। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन और अच्छे से क्लियर होने के लिए जरूरी है कि हम लोग एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, द गुडविल ऑफ द फर्म, वही है, सिंपल सा फंडा है। देखो एक्स कंपनी है, वो वाई कंपनी को परचेज कर रही है, तो यहाँ पे वाई कंपनी की गुडविल है, वो कैसे कैलकुलेट होगी वो अपने को देखना है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट्स। एनवाईपी है 3 और पिछले 4 साल के प्रॉफिट अपने को लेने हैं। द प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 4 years 2016, 17, 18, 19। देखो ईयर एंडेड वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ना ही आपको 16, 17 लिखा हुआ है। इसका मतलब जब भी ईयर्स लिखे हो और 2016, 17 लिखे हो, दैट मीन्स आप मान के चलना कैलेंडर ईयर है। अगर आपने कैलेंडर ईयर को फाइनेंशियल ईयर ले लिया तो दिक्कत हो सकता है। कहां पे दिक्कत होगा? डेप्रिसिएशन के अंदर दिक्कत होगा। क्लियर है? और कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट्स दे रखे 90,000, 70,000, 56, 62, ठीक है। 2016 के अंदर 90,000 के साथ में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹5,000। सर ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है, उसके अंदर इंक्लूड हो रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे सर, ये हम हटा देंगे। और भी कुछ अशुद्धियां है। आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑफ ₹4,500 ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी पे 4,500 का लॉस हुआ था। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड ऑन 1 जुलाई। और ये सारे पॉइंट्स हम लोग साथ साथ में करते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखो बच्चों, लिखो हेडिंग, लिखो कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो ये देखो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन के लिए मैंने ये टेबल बना दी है, और जो प्रॉफिट्स गिवन थे वो प्रॉफिट्स मैंने ले लिए। सर अगर इनके अंदर कोई अशुद्धियां नहीं होती तो यही प्रॉफिट मेंटेन होने वाले होते, इनको हम सीधा टोटल करते, एवरेज निकालते, गुडविल निकाल देते। लेकिन इनके अंदर कुछ अशुद्धियां है। जैसे पहली अशुद्धि तो देखो 2016 के प्रॉफिट के साथ में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मुझे ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट कमाती है वाई कंपनी, क्या वो इंटरेस्ट एक्स कंपनी को गुडविल परचेज करने से मिल जाएगा? द आंसर इज नो। सर वो इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, उसने एफडी करवा रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। वो पैसा गुडविल के कारण नहीं मिल रहा है। गुडविल के कारण गारमेंट्स बिकते हैं, वो पैसा मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो इसको हमें लेस करना पड़ेगा। तो लिखो लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट 2017 के प्रॉफिट में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जो है वो इंक्लूड है। तो सर लॉस अगर हुआ था मशीन पे तो वो लॉस तो कोई गुडविल के कारण नहीं था, तो सर लॉस को हटा दे। फिर कैसे हटाएंगे? तो लॉस है वो लेस हो रखा है, लॉस मतलब लेस हो रखा है, तो उसको हटाएंगे कैसे? वापस से ऐड कर दो ताकि हमें पता चले कि कितने प्रॉफिट्स मेंटेन होने वाले हैं। ये जो लॉस है वो एबनॉर्मल लॉस है, रेगुलर होने वाला लॉस नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो अपने आगे लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2017 द फर्म हैड परचेज्ड ए कंप्यूटर फॉर ₹20,000। 1 जुलाई 2017 को
ये 2017 है। यहाँ पे कंपनी ने एक कंप्यूटर परचेज किया था एंड इट वॉज डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस। इसको हमने गलती से जनरल एक्सपेंसेस लिख लिया। मतलब ये कौन सी दिक्कत है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू। तो आपने फालतू का जनरल एक्सपेंस दिखा दिया, प्रॉफिट लेस कर दिया, अब इसको ऐड करो। तो आगे का बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं ऐड। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? जनरल एक्सपेंस था नहीं लेकिन फालतू में शो हो गया। दैट मीन्स 2017 के प्रॉफिट 20,000 रिड्यूस हो रखे हैं, वापस से उसको ऐड करो। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 20% SLM से, स्ट्रेट लाइन मेथड से 20% डेप भी चार्ज होना था। तो हमने सीधी सी बात है, अगर इसको हमने कंप्यूटर रिकॉर्ड ही नहीं किया तो हम लोग डेप्रिसिएशन भी भूल चुके हैं। तो डेप्रिसिएशन लेस करो अब से, यहाँ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो फटाफट से। जुलाई में परचेज किया था आपने, तो जुलाई से लेकर के आपका ईयर कब तक है, दिसंबर तक है। तो फटाफट से लेस करो, कितना डेप्रिसिएशन हो गया 20% से। ठीक है, तो 2017 में 6 महीने का डेप लगा दिया मैंने, फिर पूरे साल का डेप लग गया है। उसके बाद में आपका अगला सेकंड पॉइंट है द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 एंड 18। 2017 और 18 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 5,000 4,000 रेस्पेक्टिवली। और आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट के पैरेलल है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करने का मतलब है प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रखा है। तो अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रखा है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, लेस। ये मैंने दोनों साल में लेस कर दिया। और क्लोजिंग स्टॉक कभी अकेला नहीं आता है, जब भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा साथ में ओपनिंग स्टॉक का भी प्रोविजन होगा। तो ओपनिंग स्टॉक में रिवर्स इफेक्ट कर देंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये 5,000 है वो यहां पे आ जाएगा ऐड होकर के, और ये 4,000 यहां आ जाएगा ऐड होकर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है टू कवर अप द ऑपरेटिंग कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 3,000 शुड बी मेड। ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए बायर सेलर के बीच में डिसाइड हुआ है कि 3,000 एनुअल चार्ज लगाया जाएगा, शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन के लिए। यानी कि जो बायर है गुडविल का, उसको लगता है कि 3,000 रुपए का एक कोई चार्ज है जो होना चाहिए था। तो ठीक है, सेलर भी कहता है ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। और कहाँ पे लेस करेंगे इसको सर 3,000 रुपए को यहाँ भी लेस करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, सब जगह लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी ईयर से रिलेटेड नहीं है। हर साल ऑपरेटिंग चार्ज आपका लगना है। तो देखो हमने क्या किया, जो प्रॉफिट्स गिवन थे वो फटाफट से हमने प्रॉफिट्स उठाए, उसके अंदर जो जो अशुद्धियां थी, जो जो मिलावटें थी, उनको फटाफट से एड लेस किया। तो अब हमारे पास शुद्ध प्रॉफिट्स आ गए। अब हमारे पास कौन से प्रॉफिट आ गए, एकदम प्योर प्रॉफिट्स आ गए। और प्योर प्रॉफिट्स फटाफट से बताना कितने आए। यहाँ पे 82,000, यहाँ पे कितने आए 84,500, यहाँ पे कितने आए 50,000, और यहाँ पे आ गए 59,000। इन प्रॉफिट्स को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स। क्लियर है? तो ये पॉइंट था सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होते तो सीधा इन्हीं को हम लेकर के एडलेस कर देते, एवरेज कर लेते। लेकिन अगर एडजस्टमेंट है तो उनको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। और सर अब क्या करें, अब तो टोटल प्रॉफिट्स निकाल लो। आगे का काम तो बहुत आसान है, इन सबको टोटल करो फटाफट से। तो टोटल इनका कितना आया, टोटल आ गया इनका 2,75,500 डिवाइडेड बाई 4, नंबर ऑफ ईयर्स से कर देंगे डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज 68,875। और फिर गुडविल निकालना तो एकदम आसान है। सबसे पहले ही बोला था, क्या बोला था, गुडविल इक्वल टू होगा आपका 3 इयर्स परचेज। NYP कितना है 3 इयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट्स लिखो 68,875 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई ₹2,06,625। ठीक है, तो ये इतना सा फंडा था। सम अप कर लेते हैं फटाफट से। जो अपने को कभी भी प्रॉफिट्स गिवन हो अगर, तो वो प्रॉफिट्स में हो सकता है कुछ अशुद्धियाँ हो, कुछ मिलावटें हो, तो वो प्रॉफिट अपने को गुडविल परचेज करने के बाद में मेंटेन नहीं होंगे।
इसलिए हमें वो प्रॉफिट्स चाहिए जो गुडविल परचेज करने के बाद में हमें मेंटेन होने वाले हैं, बायर को सेम टू सेम अर्न होने वाले हैं गुडविल के कारण। तो वो प्रॉफिट्स निकालने के लिए हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आने के बाद में इन प्रॉफिट्स का हम लोग कर लेते हैं एवरेज, और गुडविल की वैल्यू अपने पास में आ जाती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करना एग्जाम के अंदर, इतना बड़ा नहीं, लेकिन इनमें से कुछ एक पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं, सारे पॉइंट्स एक साथ नहीं पूछेगा, इनमें से 2 पॉइंट डाल दिए, 3 पॉइंट डाल दिए, तो आपको सारों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।